पेटिशन सिविल नंबर 821 ऑफ 1990 ये जो था, और दिस ऑर्डर इज रिपोर्टेड इन 1995 और 1995 में ये ऑर्डर जो है रिपोर्टेड हुआ। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि इस पिटीशन के वक्त, आर्गुमेंट के वक्त, द ऑफिशिएटिंग सेक्रेटरी बार काउंसिल ऑफ इंडिया मिस्टर C.R. बालाराम filed an affidavit on behalf of the Bar Council of India wherein he states that a national conference of members of the Bar Council of India and state bar councils was held on 10th and 11th September 1994। तो ये जो 1995 में ये जो जजमेंट और ऑर्डर ये जो पब्लिश हुआ, तो इसमें ये जो रिपोर्ट हुआ, इसमें इस बात का जिक्र है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मिस्टर C.R. बालाराम ने एक एफिडेविट फाइल किया और उस एफिडेविट में इस बात को मेंशन किया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने और स्टेट बार काउंसिल के साथ उन लोगों की एक मीटिंग, नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो इन लोगों ने हेल्ड किया 10 व 11 सितंबर 1994 में। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल्स और स्टेट बार एसोसिएशंस की जो मीटिंग है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये एक ऑर्गेनाइज की गई 1994 में। तो इस कॉन्फ्रेंस का जो मेन इशू था, जो क्रक्स था, वो लॉयर्स स्ट्राइक को लेकर था। इस इशू पे ये कॉन्फ्रेंस हुई, इस क्वेश्चन पर कि क्या अधिवक्ताओं को स्ट्राइक करने का अधिकार है, और अगर ये जो स्ट्राइक हो रही है इसको कैसे रोका जाए, इसके रोकथाम के क्या उपाय हो सकते हैं। तो ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए, जो एडवोकेट्स थे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के और स्टेट बार काउंसिल और बार एसोसिएशंस के। जो स्टेट वाइड जो बात आई वो ये आई, while the profession does not like it, as members of the professions are themselves the losers in the process, कि ये जो स्ट्राइक होती है इससे वकीलों को ही नुकसान होता है, अधिवक्ताओं को ही नुकसान होता है। और यह कहा गया, referring to an earlier case before the Delhi High Court, it was stated that the Bar Council of India had made its position clear to the effect। और दिल्ली हाई कोर्ट का रियल जो केस था उसका हवाला देते हुए उस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दिया है। क्या क्लियर कर दिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने? ए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज अगेंस्ट रिजॉर्टिंग टू स्ट्राइक excepting in rarest of rare cases involving the dignity and independence of the judiciary as well as of the bar। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उस समय अपनी स्थिति क्लियर कर दिया कि जहां पर जुडिशियरी की डिग्निटी पर या जहां पर बार की स्वतंत्रता पर अगर कोई आघात पहुंचता है तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में अधिवक्ताओं को हड़ताल करने का अधिकार है। जब जुडिशियरी पर आंच आ जाए और अधिवक्ताओं के गरिमा पर, उनकी स्वतंत्रता पर अगर आंच आ जाए और उस पर अगर कुटाराघात हुआ
तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में अधिवक्ताओं को स्ट्राइक करने का अधिकार है। बी, whenever strikes becomes inevitable, और जब स्ट्राइक के अलावा कोई विकल्प ना हो, इनएविटेबल हो, बचाया नहीं जा सकता, जहां स्ट्राइक करना जरूरी है, एफर्ट शैल बी मेड टू कीप इट शॉर्ट, कि जो स्ट्राइक हो वो शॉर्ट हो, लंबी स्ट्राइक न खींचे, एंड पीसफुल टू अवॉइड कॉजिंग हार्डशिप टू द लिटिगेंट्स पब्लिक, और इस बात का ख्याल रखा जाए कि वो इस स्ट्राइक से जो लिटिगेंट्स हैं, जो क्लाइंट हैं, उनको परेशानी और दिक्कत का सामना न करना पड़े। इट वॉज इन रिस्पॉन्स टू द अबव that a consensus emerged at the bar at the hearing of the matter, that instead of the court going into the wider question whether or not the members of the legal profession can resort to strike or abstain from appearing in cases in court in which they are engaged, the court may see the working of the interim arrangement, and if that is found to be satisfactory, it may perhaps not be required to go into the wider question at this stage. और इसमें यह कहा गया कि इसके में वाइडर, इसके उसमें ना जाकर इस बात पर सिर्फ फोकस किया जाए कि स्ट्राइक के बारे में इंटरिम क्या ऑर्डर पास किया जा सकता है। Bar Council of India thinking that except in the rarest of rare cases, strike should not be resorted to, and instead peaceful demonstration may be resorted to avoid causing hardship to the litigant public. और यह कहा गया कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में स्ट्राइक होना चाहिए। यह बार काउंसिल ऑफ इंडिया का क्लियर स्टैंस था और क्लियर उनका अपना ये पोजीशन थी। द लर्नेड काउंसिल सजेस्टेड दैट टू बिगिन विद द फॉलोइंग इंटरिम मेजर्स में बी सफिशिएंट फॉर द प्रेजेंट। तो जो अधिवक्ता थे, विद्वान अधिवक्ता, उन्होंने यह कहा कि इंटरिम मेजर्स लेने के पहले इन चीजों को भी जो है देखना होगा। नंबर 1, इन द रेयर इंस्टेंस where any association of lawyers, including statutory bar councils, considers it imperative to call upon or advise members of the legal profession to abstain from appearing in courts on any occasion, it must be left open to any individual members of that association to be free to appear without let, fear or hindrance or any other coercive step. तो यह कहा गया कि इंटरिम ऑर्डर जो मेजर्स हैं इन पे भी गौर करना होगा कि अगर कोई रेयरेस्ट केस में स्ट्राइक होती है, तो अगर स्ट्राइक होती है तो इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई अधिवक्ता कोर्ट में स्ट्राइक के बावजूद भी या न्याय से विरत रहने के रेजोल्यूशन के बावजूद भी अगर वो काम करना चाहता है तो उसको काम करने से न रोका जाए। माने व्यक्तिगत अगर कोई अधिवक्ता, इंडिविजुअल कोई अधिवक्ता, अगर इंडिविजुअल कोई अधिवक्ता वो ये कहता है कि हम स्ट्राइक में भाग नहीं लेंगे या स्ट्राइक के इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करते, तो वो कोर्ट में जाकर काम करे और उसको कोई हिंड्रेंस न किया जाए, उसको कोई धमकी न दिया जाए और उसके खिलाफ बार कोई कार्रवाई न करे, कोई कोर्सिव स्टेप न ले। नंबर 1, Number 2, no such member who appears in court or otherwise practices his legal profession shall be visited with any adverse or penal consequences whatever
by any association of lawyers and shall not suffer any expulsion or threat of expulsion thereof. तो अगर कोई अधिवक्ता बार एसोसिएशन के प्रस्ताव के बावजूद अगर वह न्यायालय में जाकर जीरा करता है, बहस करता है, कार्य करता है, तो वह बार एसोसिएशन उसको उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, बार एसोसिएशन से वो निष्कासित नहीं किया जाएगा और और ना ही उसको कोई धमकी दी जाएगी और ना हिंड्रेंस पैदा किया जाएगा। नंबर 3, द एबव विल नॉट प्रीक्लूड other forms of protest by practicing lawyers in court, such as for instance wearing of arms band and other forms of protest which in no way interrupt or disrupt the court proceedings or derogatory to the court or other। तो उसमें यह नहीं रुकावट है, इसे नहीं बंद किया जा सकता कि अगर कोई अधिवक्ता कोई विरोध करना चाहता है तो वह विरोध काली पट्टी बांधकर, ब्लैक रिबन बांधकर वह विरोध कर सकता है, इसको बंद नहीं किया जा सकता या इंटरिम ऑर्डर के द्वारा नहीं रोका जा सकता। तो वो कर सकता है, मगर वो इस तरह से करेगा, काली पट्टी बांधकर इस तरह से करेगा, अपने बाह पर पट्टी बांधकर कि उससे कोर्ट की प्रोसीडिंग में कोई रुकावट ना आए और कोई भी डेरोगेटरी जो है कोर्ट के अंदर कोई इस तरह की बात ना किया जाए जो प्रोफेशन के अगेंस्ट हो। और नंबर 4, कि ऑफिस बियरर ऑफ ए बार एसोसिएशन इंक्लूडिंग बार काउंसिल responsible for taking decisions mentioned in clause A above shall ensure that such decisions are implemented in the spirit of what is stated in clause 1, 2 and 3। तो बार एसोसिएशंस के जो ऑफिस बियरर्स हैं वो इस बात को इंश्योर करें कि ऊपर जो 1, 2, 3 ये जो शर्तें हैं, ये जो सुझाव है, जो प्रपोजल है, इनका वो कंप्लायंस करें और इंश्योर करें कि अगर स्ट्राइक हो तो इन तरीकों से स्ट्राइक हो और इस तरह से रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में हो और काली पट्टी बांधकर हो और न्यायिक कार्रवाई में कहीं से कोई बाधा ना उत्पन्न हो। किसी अधिवक्ता को अगर वह व्यक्तिगत अपीयर होता है स्ट्राइक के प्रस्ताव के बावजूद भी तो उसे एसोसिएशन से न निकाला जाए और उसे धमकी न दिया जाए। तो ये बातें हैं, ये सुझाव हैं, मगर ग्राउंड लेवल पे ये जो 3-4 बातें हैं, ये जो सुझाव दिए गए हैं, ये ग्राउंड लेवल पे कितने एप्लीकेबल हैं ये समझने की बात है। और जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, कोर्ट के प्रीमिसेस में रहते हैं, वो जानते हैं कि किस तरह से आक्रोशित अधिवक्ताओं का जुलूस निकलता है और किस तरह से वो कोर्ट रूम में जाता है और किस तरह से नारे लगते हैं। तो सवाल यह पैदा होता है कि वो जो अधिवक्ता बार एसोसिएशन के प्रस्ताव के बावजूद कोर्ट में जाकर काम करता है, उसकी सिक्योरिटी कौन करेगा, कौन सिक्योरिटी देगा? या जो जुडिशियल अफसर बार एसोसिएशन के प्रस्ताव के बावजूद कोर्ट रूम में अपने चेयर पर बैठे हुए हैं और वकीलों की भीड़ कोर्ट रूम में जाती है, तो उनकी सिक्योरिटी कौन करेगा? और अगर कोई सिक्योरिटी करेगा तो क्लैश उस सिक्योरिटी पुलिस, सिक्योरिटी गार्ड्स, पुलिस और वकीलों में होगी और जब क्लैश होगा तो पोजीशन और बिगड़ेगी। तो ग्राउंड लेवल पे तो जब बेंच और बार के बीच में मामला आता है तो पुलिस और प्रशासन खामोश हो जाते हैं।
तो ग्राउंड लेवल पे जो रियलिटी है उसको भी देखना होगा कि ग्राउंड लेवल पे क्या रियलिटी है। हम इथिक्स और मॉरल की तो बात करते हैं, प्रवचन की बात करते हैं, प्रवचन देते हैं, मगर एक्चुअली में ग्रास रूट लेवल पे क्या हो रहा है यह सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी जानते हैं, हाई कोर्ट के जजेस भी जानते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस भी जानते हैं, अधिवक्ता भी जानते हैं कि क्या हो रहा है और क्या जुडिशियल प्रोसेस हो रहा है, क्या ट्रांसपेरेंसी है, क्या ऑनेस्टी है, किस तरह के ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, किस तरह के अधिवक्ताओं की क्या ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या मैकेनिज्म एक बार और बेंच में तारतम्य बनाने के लिए क्या मैकेनिज्म डेवलप किया गया है। ये सब बड़े बहस की चीज है और बड़े जिम्मेदारी की चीज है, क्योंकि जुडिशियरी को मजबूत होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि बार और बेंच, बेंच और बार, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, निगेटिव नहीं है, ये विरोधी नहीं है। वही एडवोकेट्स कंपटीशन की तैयारी करके वो पीसीएसजे करते हैं, हायर जुडिशरी में जाते हैं, वही अधिवक्ता जो वकालत करते हैं, नाम पैदा करते हैं, या जिनका सरकार से तालमेल होता है वो हाई कोर्ट के जज बनते हैं, या जिनका कोलोजियम से तालमेल होता है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। तो जो भी जज हैं या जस्टिस हैं वो इसी बार के हैं, और बार और बेंच को एक दूसरे के साथ मिलकर जुलकर एक इस तरह का कोई सिस्टम डेवलप करना चाहिए कि अगर कोई शिकायत है तो उसका त्वरित निस्तारण होना चाहिए। तो ये सब बातें जो चार अभी हमने बताया, ये आई